हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर कंपटीशन एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और हर एमसीक्यू आपको यहाँ से याद करके जाना होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन यूनियन। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है इंडियन यूनियन का। ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी द वाइस प्रेसिडेंट। आप कमेंट सेक्शन में सही आंसर क्या है ये बताते चलिएगा। लास्ट में आपको एक स्कोर मिलेगा कि आपने कितने एमसीक्यूज राइट किए हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है इंडियन यूनियन का वो कौन है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन यूनियन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। What is the normal term of office for a member of the राज्यसभा, यानी अगर कोई एक नॉर्मल मेंबर है राज्यसभा का तो उसका ऑफिस टर्म कितना होगा। ऑप्शन ए 4 years, ऑप्शन बी 5 years, ऑप्शन सी 6 years या ऑप्शन डी 3 years। तो एक नॉर्मल मेंबर जो कि राज्यसभा का मेंबर होता है उसका नॉर्मल टर्म जो होता है ऑफिस का वो होता है 6 year। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। हु इज empowered टू अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हु इज empowered टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी इन 4 ऑप्शन में से वो कौन है जिन्हें empowered किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने में। कॉन्स्टिट्यूशन किसको ये अधिकार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकता है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, यानी प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो the president is empowered to appoint the judges of Supreme Court. The power to issue writs for the enforcement of the fundamental rights lies with. The power to issue writs for the enforcement of the fundamental rights lie with, यानी fundamental rights को enforce करने के लिए वो कौन सा कोर्ट है या फिर वो कौन से इन 4 ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो ऑप्शन सही होगा जिसके पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के इन्फॉर्मेंट्स ना होने पर। अगर आपको कोई राइट टू इक्वलिटी नहीं देता है तो किसके पास अधिकार है कि वो रिट इशू कर सकता है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ओनली, ऑप्शन बी द हाई कोर्ट ओनली, ऑप्शन सी बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट या ऑप्शन डी द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहेगा, यानी बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट जो है वो अगर किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट नहीं इन्फोर्स किया जाता है सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर, तो वो उन दोनों के पास, दोनों कोर्ट्स के पास पावर है कि वो रेट इशू कर सकता है। विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी इंडिया के अंदर अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती है, तो गवर्नमेंट कौन से आर्टिकल से फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 या ऑप्शन डी आर्टिकल 365।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 360 से फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है इंडिया के अंदर। The President can declare a national emergency under which article? The President can declare a national emergency अंडर विच आर्टिकल, यानी जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं कौन से आर्टिकल के तहत, यानी अगर किसी तरह की नेशनल इमरजेंसी आती है इंडिया के अंदर तो वो कौन सा आर्टिकल होगा जिससे प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 या ऑप्शन डी आर्टिकल 365। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी आर्टिकल 352 से जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। What is the maximum gap permissible between two sessions of parliament? What is maximum gap permissible between two sessions of parliament? यानी पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं, नॉर्मली 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, ओके, इन 3 सेशंस के अंदर मैक्सिमम कितना गैप्स हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 4 मंथ्स, ऑप्शन सी 6 मंथ्स या ऑप्शन डी 12 मंथ्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 6 मंथ, यानी अगर कोई सेशन नहीं होता है पार्लियामेंट के अंदर तो मैक्सिमम 6 महीने का गैप वो ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद किसी भी तरह का गैप वो नहीं ले सकते हैं, उन्हें सेशन लेना ही पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है उसका कस्टोडियन कौन है, यानी कौन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे स्ट्रिक्टली बाउंड कर सकता है, कस्टडी में रख सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी द सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी द पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। सो द सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सारी चीजें कुछ भी अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में काम करता है। कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई अमेंडमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर पूरी तरीके से कस्टडी ले सकता है, यानी उस पर्टिकुलर आर्टिकल को, पर्टिकुलर अमेंडमेंट को वो रद्द कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, यानी आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो कौन सी कंट्री से लिया गया है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यानी यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। Which committee recommend the inclusion of fundamental duties? Which committee recommended the inclusion of fundamental duties? यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे कमिटीज बनाई गई थी, और वो कौन सी कमिटी थी जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने का यहाँ पर इंक्लूजन यानी रिकमेंड किसने किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन बी सरकारिया कमीशन, ऑप्शन सी शाह कमीशन या ऑप्शन डी कोठावरी कमीशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। द 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट आर रिलेटेड टू। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट किए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कौन से
एक्ट या कौन से इन 4 ऑप्शंस के रिलेटेड है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट के रिलेटेड है, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड है, ऑप्शन सी पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज के रिलेटेड है, या ऑप्शन डी इमरजेंसी प्रोविजंस के रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज रूल या एक्ट के रिलेटेड है। हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? Who is the head of government in India? यानी हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका हेड कौन है? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, जो प्रेसिडेंट है वो हमारे स्टेट यानी इंडिया एज ए स्टेट जो है उनके हेड होते हैं, और ऑप्शन बी जो है प्राइम मिनिस्टर वो हमारे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। अगर आपने पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ा होगा अपने इंडिया का तो आपको याद होगा कि स्टेट का हेड होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि फर्स्ट पर्सन है हमारे इंडिया के, और सेकंड पर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। द रेसिड्यूरी पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद, यानी जो रेसिड्यूरी पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो किसके लिए बना है? ऑप्शन ए यूनियन गवर्नमेंट के लिए, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ऑप्शन सी यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट। यानी जो रेसिड्यूरी पावर है वो कौन यूज कर सकता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है सिर्फ वो ही रेसिड्यूरी पावर को यूज कर सकती है, यानी उन पर्टिकुलर रेसिड्यूरी पावर पर डिसीजन लेने का काम सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। Which article grants special status to Jammu and Kashmir? यानी वो कौन सा आर्टिकल था जो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, जो अभी खत्म कर दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 368, ऑप्शन बी आर्टिकल 370, ऑप्शन सी आर्टिकल 371, या ऑप्शन डी आर्टिकल 35A। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता था, जो कि अब पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। द टर्म सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट? यानी हमारे प्रियम्बल के अंदर जो सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया है, जो टर्म ऐड करी गई है, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू की गई है? ऑप्शन ए 24 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 42nd अमेंडमेंट से जो सेक्युलर टर्म है वो एडिट की गया था। द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस मीन्स, द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस मीन्स यानी जो हेबस कॉर्पस हमारी रिट है उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए टू फॉरबाइट एन एक्ट, ऑप्शन बी टू क्वेश एन ऑर्डर, ऑप्शन सी टू हैव द बॉडी ऑफ, और ऑप्शन डी टू बी इन्फॉर्म्ड। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। हैबस कॉर्पस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जिसके अगेंस्ट रीट इशू की गई है वो पर्सन जो है वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो टू हैव द बॉडी मतलब होता है हैबस कॉर्पस रीट का। विच आर्टिकल डील विद द राइट टू द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? वो कौन सा आर्टिकल है जो हमारी लाइफ का और हमारे पर्सन लिबर्टी को राइट करता है? मतलब ये हमारी लाइफ है और ये हमारी पर्सनल लिबर्टी है, वो कौन सा आर्टिकल जो है वो कहता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, या ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 21 जो है वो डील करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से। Who appoint the Chief Election Commissioner of India? Who appoints the Chief Election Commissioner of India? कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया? कमिश्नर जो है इंडिया के उनको कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी द पार्लियामेंट, या ऑप्शन डी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
सो अगेन ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं इंडिया के, उन्हें अगर उनके ऑफिस से रिमूव करना हो तो वो कौन से प्रोसेस से उन्हें हम हटा सकते हैं उनके पद से। ऑप्शन ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, ऑप्शन बी इम्पीचमेंट, ऑप्शन सी सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, या ऑप्शन डी डिस्क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन बी इम्पीचमेंट जो है उसके थ्रू एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम प्रेसिडेंट को उनके पद से रिमूव कर सकते हैं। What is the maximum number of nominated member to the Rajya Sabha by President? What is the maximum number of nominated member of Rajya Sabha by the President? यानी राज्य सभा के अंदर कितने मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं या फिर नॉमिनेट किए जाते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 2। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी टोटल 12 मैक्सिमम नंबर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर। The concept or procedure established by the law in the Indian Constitution is taken from. The concept of procedure established by law in the Indian Constitution is taken from, यानी जो कॉन्सेप्ट है प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये कॉन्सेप्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से देश से लिया गया है, कौन सी कंट्री से लिया गया है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूके या ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, जापान से प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया गया है। Which part of Constitution deals with Union Executive? Which part of Constitution deals with the Union Executive? यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसके अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए पार्ट 3, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 5 या ऑप्शन डी पार्ट 6। तो पार्ट 5 के अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डील किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, जो अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया का वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी द द पार्लियामेंट। सो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट जो है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज इज, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है या फिर क्या होती है। ऑप्शन ए 60 years सॉरी, ऑप्शन बी 62 years, ऑप्शन सी 65 years या ऑप्शन डी 68 years। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 65 years जो है वो रिटायरमेंट एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट इन शाइनिंग एंड, यानी एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में अच्छे से बताया गया है। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी प्रीएम्बल, ऑप्शन सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर वेलफेयर स्टेट के आइडिया के बारे में अच्छे से बताया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कमेंट में बताइए कि आपने कितने स्कोर किए, यानी आपने कितने आंसर्स सही दिए हैं आज के लेक्चर के अंदर। आई होप आपको इससे बहुत हेल्पफुल हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर से आएंगे अगले वीडियो के साथ नए एमसीक्यूज के साथ आप सभी के साथ में। थैंक यू।